गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी प्रथम वर्ष के हम द्वितीय प्रश्न पत्र सरल आवर्त गति एवं तरंगों की पहली यूनिट को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा सिलेबस 3 यूनिट में डिवाइडेड है और 3 यूनिट से सामान्यतः एक यूनिट का ऑन एन एवरेज 16 से 17 नंबर का वेटेज आता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आज हम सरल आवर्त गति का पार्ट पूरा करने जा रहे हैं, इसके बाद ठीक है हमारे सिलेबस के हिसाब से डैम्ड ऑक्सीलेटर और कुछ पार्ट यहाँ बचता है, बट आप निश्चित मान के चलें 12 से 13 नंबर के प्रश्न निश्चित आएंगे। देखिए, हमने इस चैप्टर के अंदर सरल आवर्त गति क्या होती है, उसकी मूल शर्त क्या है, सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण, वेग, त्वरण, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के व्यंजक ग्राफ यहाँ निकाले। सामान्यतः यहीं तक पे हमें अलग अलग वेटेज के प्रश्न मिल जाते हैं। कई बार 1.5 नंबर वाले प्रश्न में, कभी 3 वाले में, कभी 6.5 नंबर वाले प्रश्न में, कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ हिस्सा मिल जाता है। उसके बाद हमने सरल आवर्त गति के उदाहरण पढ़े। 8-9 उदाहरण हमने सरल आवर्त गति के देखे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सरल दोलक, पिंड दोलक, इस तरह से एलसी ऑक्सीलेशन तक हम गए। आप निश्चित मान के चलें इतने हिस्से जो कि हमने पिछले क्लास तक पूरा किया है, यहाँ से 6.5 नंबर का प्रश्न हमें मिल जाता है। 6.5 नंबर के प्रश्न में सामान्यतः 4 नंबर का जो डेरिवेशन है वो इनमें से मिल जाएगा और 2.5 नंबर का उसके साथ न्यूमेरिकल होगा। इस तरह से उसी पे आधारित न्यूमेरिकल आना है तो 6.5 नंबर का प्रश्न एक मिल जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 नंबर का एक प्रश्न हमारा यहाँ मिल जाता है और कम से कम हम मान के चलें 2 हमें वो प्रश्न मिलेंगे जो 1.5 नंबर के हैं। तो न्यूनतम से न्यूनतम 12.5 नंबर के प्रश्न हमें अभी तक के पार्ट पे मिल जाते हैं, जिसमें मैं आज की क्लास भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सामान्यतः आज की क्लास का जो टॉपिक है वो कॉमन है, फर्स्ट यूनिट में भी और सेकेंड यूनिट में भी है। इसलिए मैंने क्लास की शुरुआत में आपको वेटेज की बात करी है, क्योंकि जो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं इन जनरल यूनिट 1 में इस पर प्रश्न नहीं आता। यहाँ जितने भी प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः अब तक की जो मैंने क्लास में कराए हैं उनसे बनता है। तो अगर आप इतना पार्ट करते हैं तो ये यूनिट 1 का लगभग हम मेजर पोर्शन कर चुके होते हैं। आज इस यूनिट 1 के सरल आवर्त गति चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। पहली बात आती है कि अगर एक दिशा में 2 सरल आवर्त गतियाँ चल रही है और अगर वो अध्यारोपित होगी तो क्या होगा। मूलतः अध्यारोपण का सिद्धांत कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं, उसी का ये थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट है। हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि 2 सरल आवर्त गतियाँ हैं। एक सरल आवर्त गति है जिसका आयाम A1 है, आवर्ती वही ओमेगा है, अल्फा 1 इसका इपोक एंगल या कलाकोण है। इस तरह से प्रथम सरल आवर्त गति Y1 हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। दूसरी सरल आवर्त गति हो जाएगी हमारे पास Y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। क्लियर है कि दोनों सरल आवर्त गति समान दिशा में गतिशील है, दोनों की कोणीय आवृत्ति समान है, आयाम दोनों का अलग अलग है, कला कोण अलग अलग है। अब इनका परिणामी क्या होगा, तो मूलतः अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी स्थान पर अगर 2 सरल आवर्त गति या तरंगें मिलेगी तो परिणामी होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी परिणामी जो विस्थापन है वो होगा y1 प्लस y2। मैंने इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर रख दिया तो y मेरे पास ये आता है। चूंकि यहाँ पर भी साइन a प्लस बी और यहाँ पर भी साइन a प्लस बी है, तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा A1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, और यहाँ बन जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। अब आप देखिए, मैं यहाँ से क्योंकि मुझे साइन ओमेगा टी की ये दोनों टर्म दिखे, इन दोनों टर्म में अगर साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूं तो यहाँ से बचेगा A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। तो आप देखिए यहाँ से मैंने साइन ओमेगा टी बाहर ले लिया, A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2, यहाँ पर मेरा इसका मल्टीपल बच गया। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से मैंने cos ओमेगा टी को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। इस समीकरण को सिंप्लीफाइड करने के लिए
हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने मान लिया a cos alpha। जस्ट अज्यूम कर लिया हमने कि a1 cos alpha 1 प्लस a2 cos alpha 2, क्योंकि देखिए a1 नियत है, a2 नियत और alpha 1 alpha 2 हमारे एंगल्स है, तो इसको कहीं हमने ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से a cos phi मान लेते हैं। तो a cos phi इसको मान लिया, a1 sin alpha 1 प्लस a2 sin alpha 2 को हमने a sin phi मान लिया। तो इस तरह से हमारा अगर इसको a cos phi और इसको a sin phi लिखता हूं तो परिणामी विस्थापन हो जाएगा a cos phi sin ओमेगा t प्लस a sin phi cos ओमेगा। निश्चित इन दोनों पदों में a कॉमन आ गया और बाद की मेरे पास बच गया sin ओमेगा t cos phi प्लस sin phi cos ओमेगा t। sin a प्लस b का फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो ये बन जाएगा a sin ओमेगा t प्लस phi। इसका मतलब दो समान दिशा में गतिशील सरल आवर्त गतियां जब अध्यारोपित होती है तो उनका परिणामी भी एक सरल आवर्त गति होगा जिसका आयाम परिवर्तित हो चुका, कला कोण परिवर्तित हो चुका, लेकिन आवर्ती मूल आवर्तियां दिखती है। यानी दो सरल आवर्त गतियां जब समान दिशा में गतिशील रह के अध्यारोपित होती है तो जो परिणामी आयाम वो अपने आप में एक सरल आवर्त गति है जिसका परिणामी आयाम अलग है, मूल तरंगों से अलग है। दूसरी बात, जिसका कला कोण भी मूल दोनों तरंगों से अलग है, किंतु आवर्ती मूल सरल आवर्त गतियों के समान है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं a और phi क्या आएगा। तो मैं इस समीकरण और इस समीकरण का स्क्वायर को ऐड करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर phi, इसका हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर phi। और राइट हैंड साइड में से आप देखें a1 cos alpha 1 प्लस a2 cos alpha 2 को एक्सपेंड करता हूँ, a1 स्क्वायर cos alpha 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर alpha 2 प्लस 2a1 a2 cos alpha 1 alpha 2। इसी तरह से जब इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरे पद आएंगे। इनमें देखिए ये जो दोनों पद है इनमें अगर मैं a1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, अगर a1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर alpha 1 प्लस sin स्क्वायर alpha 1, जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है 1 के इक्वल होगा। तो इन दोनों के ऐड से मेरे पास a1 स्क्वायर है। इसी तरह से इन दोनों टर्म में से अगर मैं a2 स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो पुनः ब्रैकेट में मेरे पास sin स्क्वायर alpha 2 प्लस cos स्क्वायर alpha 2 बचेगा जो 1 है, यानी इन दोनों टर्म से मेरे पास a2 स्क्वायर आएगा। फर्दर अब इन दोनों टर्म में बात करता हूं तो इन दोनों टर्म में हम 2a1 a2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा cos alpha 1 cos alpha 2 प्लस sin alpha 1 sin alpha 2। ये cos alpha 1 माइनस alpha 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब मेरे पास जो a स्क्वायर का मान है वो हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos alpha 1 alpha 2, यानी जो हमारी परिणामी तरंग आई है उसका आयाम हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos alpha 1 माइनस alpha 2 का रूट, इस कंप्लीट टर्म का रूट इसका परिणामी आयाम है। और इसका कला कोण क्या होगा, तो इसका कला कोण होगा अगर मैं इस समीकरण में a sin phi में a cos phi वाली समीकरण का भाग दूं तो मेरे पास tan phi का मान आ जाएगा a1 sin alpha 1 प्लस a2 sin alpha 2 अपॉन a1 cos alpha 1 प्लस a2 cos alpha 2। तो इस तरह से दो समान दिशा में गतिशील सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से परिणामी भी एक सरल आवर्त गति है जिसकी आवर्ती मूल तरंगों के समान है, किंतु आयाम और उसका एपोक एंगल यानी कला कोण बदलता है और ये मूलतः निर्भर कर रहा है a1 a2 पर और alpha 1 और alpha 2 पर। ये यहाँ पर हमने दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण की बात की है। अब इस चैप्टर के एज पर सिलेबस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है व्यतिकरण, यानी समान दिशा में गतिशील दो सरल आवर्त गतियों की एक विशेष अवस्था जिसे हम व्यतिकरण कह रहे हैं। तो देखिए मैं व्यतिकरण के बारे में आपको स्पष्ट कहूंगा कि हम आगे का हमारे एक टॉपिक आना है तरंगे, जो सेकंड यूनिट का पार्ट है, वह हम व्यतिकरण को डिटेल में पढ़ेंगे। ये व्यतिकरण और वो व्यतिकरण में कोई अंतर नहीं और मूलतः ये व्यतिकरण कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। हम ये कहते हैं दो समान दिशा में गतिशील तरंगों का अध्यारोपण कब, जब उनकी आवृत्तियां समान हो तो वो परिणामी आयाम
कहीं पे बढ़ जाएगा और कहीं घट जाएगा, इसे व्यतिकरण कहते हैं। जहां आयाम बढ़ जाता है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहां न्यूनतम हो जाता है वहां विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चूंकि व्यतिकरण पूरा टॉपिक अगले लेसन में हमारे पास है और उसकी इंपॉर्टेंस वहीं ज्यादा है, तो मैं वहीं पे इसका डेरिवेशन कराऊंगा, इसकी कंडीशंस करेंगे, और इसे आप दोनों यूनिट में कॉमन मान लें। बट मूलतः इसका प्रश्न तरंगों के हिसाब से ही आता है, क्योंकि तरंगों का अध्यारोपण पे हम व्यतिकरण की बात करते हैं। इस हिसाब से हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं अपने पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर इन चैप्टर्स को देखें तो एसएचएम के इन सारे लेक्चर से मिलाकर अमूमन 12-13 नंबर का मिनिमम से मिनिमम हमारा एग्जाम का जो पेपर आना है, इतना हिस्सा आप आराम से कर पाएंगे। आगे की क्लासेस में हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।